हेलो साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं अपनी क्लास के लिए। लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसमें वो आगे का लेक्चर पूरा सही से रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो उसमें हम पहुंच चुके थे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के तक, जिसमें हमने गोल्डन राइस के बारे में देख लिया था। तो वापस एक बार आपको रिवाइज करते हुए पिछली क्लास से इसको जोड़ते हुए चलेंगे कि गोल्डन राइस के बारे में हमने देखा था कि हमने गोल्डन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन की जीन डाली थी, जो कि एक टाइप का एक पिगमेंट है। वो पिगमेंट क्या करता है, प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है विटामिन ए के लिए। मतलब कि वही आगे जाके विटामिन ए बनाता है। तो हमने क्या किया कि चावल के अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो बीटा कैरोटीन की जीन, एक्चुअली ये दो जीन्स डाली जाती है। इसमें वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन हम उसको सुपरफिशियली देखेंगे जितना बुक में मेंशन्ड है। तो उसमें क्या होता है कि वो बीटा कैरोटीन की जीन उसमें ट्रांसफर करी जाती है, और उस बीटा कैरोटीन की जीन से जो उसका जो ये प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, ये बाद में विटामिन ए में चेंज हो जाता है। इस तरह से उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो गोल्डन राइस जो होता है उसे सुनहरा चावल भी बोलते हैं, क्योंकि उसका कलर येलो होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट वाइज आया हुआ है कि इसका कलर क्या होता है, इसमें कौन सी जीन होती है, इसमें किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में हमने एक दूसरा एग्जाम्पल जो हमें देखना है, इसमें हमें चार एग्जाम्पल्स देखना है। दूसरा एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था, जो मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, जो था गोल्डन राइस का, जिसमें हमने बीटा कैरोटीन की जीन डाली थी, जो कि प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो इससे क्या होता है कि इसमें इस जीन को डालने के बाद में इसमें विटामिन ए का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन में इस विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग भी इससे हमें नहीं होते हैं। तो इस तरह से विकासशील देशों में एक्चुअली क्या हुआ था कि जब वहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में साइंटिस्ट ने देखा कि एकदम बेसिक फूड जो कि हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है, जो हर तबका समाज का उसे यूज कर सकता है, उस फूड के अंदर ही इस न्यूट्रिशन की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, तो शायद उससे कुछ रोगों की होने की संभावना को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए इसमें विटामिन ए के लिए ये जीन डाली गई थी, जिससे कि विटामिन ए की कमी से जो आपने सुना होगा, जो रोग होते हैं रतौंधी जिसे बोलते हैं, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इससे क्या है विजन कमजोर हो जाता है। तो वो जो दिक्कत थी वो इससे दूर हो गई थी। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, तो उसमें एक है एग्जाम्पल फ्लेवर्स और टमाटो का, यानी कि एक टमाटर। तो उसमें क्या है कि जैसे जनरली ये तो हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस करने के लिए देखा। दूसरा एग्जाम्पल की पोस्ट हार्वेस्टिंग जो नुकसान होता है, लॉस होता है, उसको रिकवर करने के लिए साइंटिस्ट ने इसका कहाँ यूज किया। तो होता क्या है, जनरली जब कोई फसल उगती है, उसकी कटाई होती है, उसके बाद मार्केट तक पहुंचने के बीच में ही अगर वो फसल खराब हो जाए, तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में बायोटेक का एप्लीकेशन, मतलब इसको यूज करते हुए उन्होंने साइंटिस्ट ने ऐसा किया, जैसे कि टमाटर में एक बड़ी दिक्कत है। आप जब भी मार्केट से लेके आते हैं तो आप बड़े अच्छे से छांट के लेके आते हैं कि वो गले हुए ना हो, वो एकदम सही हो, एकदम साफ सुथरे ताजा हो। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसके सेल वॉल के अंदर जो पैक्टिन मिलता है ना, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से। तो वो उसकी फूड की फ्रूट की या जो ये वेजिटेबल्स की रिपिंग के लिए ये जो एंजाइम होता है ये काम करता है। अब अगर मान लो कोई किसान है जिसने आज फसल की कटाई करी और उसे मार्केट तक पहुंचाने में 1 हफ्ता या 10 दिन लग गए, तो ऐसी कंडीशन में तो उसका सारा प्रोडक्शन जो उसकी फसल थी वो खराब हो जाएगी। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि कुछ ऐसा बायोटेक का एप्लीकेशन अगर इसमें कर दिया जाए उस टोमेटो प्लांट के अंदर या उस टोमेटो सब्जी के अंदर, टमाटर के अंदर, कि वो थोड़ा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो ऐसे में साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसमें मेन जो काम था वो पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज जो एंजाइम था उसका ही था, वो पेक्टिन को डिग्रेड कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, पेक्टिन के डिग्रेडेशन का जो टाइम था उसको डिले कराया, कि वो थोड़ा धीरे धीरे डिग्रेड हो, तो शायद वो लंबे टाइम तक थोड़ा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो ऐसे में एक फ्लेवर सेवर टमाटो इसका एग्जांपल है, जिसमें उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम किया इन्होंने उस जीन के एक्सप्रेशन को कम करके, पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज को। इसके बाद में तो इसको भी लिख सकते हैं कि फ्लेवर सेवर टमाटो। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, एक तो
इसमें जैसे ये दो हो गए हैं। तीसरा टोबैको प्लांट के अंदर, तो टोबैको में क्या होता है जनरली, जैसे हम कोई भी फसल उगाते हैं तो खेतों में आपने देखा होगा कि फसल हम जो उगाते हैं उसके साथ साथ कुछ अवांछित पौधे जो कि हमें नहीं चाहिए, जिसके हमने बीज भी नहीं डाले, जिसका हमें काम भी नहीं है और उनका कोई इकोनॉमिकल यूज भी नहीं है, लेकिन वो साथ के साथ उग जाते हैं, तो उनका कोई ऐसे इलाज ऐसे अलग से कर नहीं सकते। जनरली किसान क्या करते हैं, उसके लिए अलग से हर्बिसाइड्स डालते हैं, उनको मतलब जो उनको मारने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है, लेकिन कई बार वो केमिकल्स हमारी उस फसल को भी नुकसान दे देते हैं। तो ऐसे में हम गए तो थे हमारी फसल को बचाव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, लेकिन साथ के साथ हमने नुकसान अपनी फसल का ही कर लिया। तो उससे बचाव के लिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे कि ग्लाइकोफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड होता है, तो वो क्या जब छिड़का जाता है खरपतवार से निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, तो कई बार क्या वो टोबैको की जो मतलब तंबाकू की जो फसल थी उसमें भी नुकसान आने लगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि तंबाकू की ये जो फसल है ये रेजिस्टेंट हो जाए उस हर्बिसाइड के लिए, उस ग्लाइकोफोसेट के लिए। तो उन्होंने उसके अंदर हर्बिसाइडल रेजिस्टेंट जीन डाली। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो थी वो उस ग्लाइकोफोसेट के इफेक्ट से मतलब खराब, वो फसल खराब नहीं हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जब वो जीन डाली गई तो उसके एक्सप्रेशन से उस तंबाकू प्लांट जो था उसका सर्वाइवल बढ़ गया उस हर्बिसाइड की उपस्थिति में, और खरपतवार भी खत्म हो गए। तो एक साथ दो काम हो गए। तो इस तरह तीसरा एग्जाम्पल जो था टोबैको प्लांट के अंदर वो था हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन का एक्सप्रेशन, जो कि ग्लाइकोफोसेट, ये ग्लाइकोफोस्फेट नहीं है, ये ग्लाइकोफोसेट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इन्होंने इसका यूज करा। तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, जिसमें क्या था कि मतलब हम मेनली अभी एग्रीकल्चर के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, तो उसमें सारे एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन एक साथ लिखवा रहा हूँ मैं। तो इसमें तीन ये हो गए। चौथा एक तो अब क्योंकि टोबैको प्लांट का ही है चौथा एग्जाम्पल, तो तीसरा हमने देखा वो तो था हर्बिसाइडल रेजिस्टेंट जीन का हमने एक्सप्रेशन कराया। लेकिन अगला जो है ना उसमें क्या होता है कि जनरली एक तंबाकू के पौधे में एक रोग होता है क्राउन गोल्ड डिजीज, वो होता है कुछ निमेटोड्स की वजह से, और निमेटोड का नाम होता है मेलोडिगाइनी इंकोग्नेशिया। जब वो निमेटोड आता है वो क्या करता है, उस टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, और उसकी वजह से उस टोबैको प्लांट की जो जड़ होती है उसके अंदर एक रोग होता है क्राउन गोल्ड डिजीज, यानी उसकी जड़ में गांठें बन जाती है। अब एक्चुअली तो हमें तंबाकू के पौधे से हमें काम उसकी पत्तियों से ही होता है, हमें उसकी जड़ से काम नहीं है, लेकिन अगर जड़ खराब होगी तो उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और सही से सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उस समस्या से, क्योंकि उससे हमारी फसल को नुकसान हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, अब एक्चुअली जो ये मिलेडोगाइन इंकोग्नेशिया है ना, तो ये जो जब उसको इन्फेक्ट करता है तो ये उसके अंदर इस डिजीज को कोज करने वाली प्रोटीन का एक्सप्रेशन करता है। अगर हम ऐसा करें कि उस प्रोटीन को एक्सप्रेस होने ही ना दें तो उस कंडीशन में हम उसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें एक इससे हम अलग पेज पे ही ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल में देखना है। तो तो इस पेज में अगर हम देखें तो उसके लिए जो मैकेनिज्म, जो टेक्निक आती है वो होती है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं आरएनए अंतरक्षेप। तो इससे हम देखेंगे आराम से अभी। तो आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, जैसे कि हमने अभी तक जो बात करी कि एक निमेटोड होता है, निमेटोड आता है, निमेटोड क्या करता है, टोबैको जो प्लांट होता है उसको इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्शन से उसकी जो रूट होती है इसमें क्या होता है कि क्राउन गोल्ड डिजीज हो जाती है। तो इस तरह से ये इस जो टोबैको प्लांट है इसकी यील्ड को परेशान मतलब अफेक्ट करता है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी उत्पादकता को खराब करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम अगर उसके एक्सप्रेशन को रोक सकें तो शायद इसमें हमें मदद मिल सकती है। तो अगर एक्सप्रेशन की बात आई है तो आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा कि जो बेसिक एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो उसमें जो सेल के अंदर डीएनए होता है ना, डीएनए से
या जीन की बात करें, जीन से, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से फिर बनती है प्रोटीन ट्रांसलेशन से। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उसकी साइलेंसिंग कर देते हैं एमआरएनए की, यानी कि एमआरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जब एमआरएनए बना तो उस स्टेप पे उसे रोक देते हैं। किस तरह से? क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन कब बनती है, जब एक एमआरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से जब राइबोसोम आके बाइंड करता है ना, तब एक फंक्शनल प्रोटीन बनती है। बट अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि उसमें जो जो एमआरएनए बना है उसे हम डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना दे, तो उस कंडीशन में राइबोसोम आके उससे अटैच नहीं हो पाएगा, और जब अटैच नहीं हो पाएगा तो उससे उसमें प्रोटीन नहीं बन पाएगी, और अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो क्राउन गोल्ड डिजीज नहीं होगी। तो इसमें क्या किया जाता है कि हम इस निमेटोड के इन्फेक्शन से पहले ही उस टोबैको प्लांट को एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन से, जो कि इसमें इन्फेक्शन कराती है, और उसे इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि वो जीन उसके अंदर सेंस एंड एंटीसेंस। आपने अगर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ा होगा, तो जो हमारा जीन का जो फ्रेगमेंट होता है उसमें जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने बना दिया, तो इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। इसमें एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। एक होता है कोडिंग रज्जुक, एक होता है नॉन कोडिंग रज्जुक। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सेंस स्ट्रैंड होता है ना, जो कि इसमें मतलब उसका हम डिग्रेडेशन करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, यानी इसको हम उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे उस प्लांट से, यानी कि इसके इन्फेक्शन से पहले ही हम उसे तैयार करेंगे। तो उसमें क्या, हम इस जीन को इस तरह से डालेंगे कि वो सेंस और एंटी सेंस दोनों बनाए। नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों फ्रेगमेंट्स, दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये कोड करते नहीं है, लेकिन हम इस तरह से उसे डालेंगे। वो हालांकि डेप्थ का मैकेनिज्म है, वो इतना काम आएगा नहीं, तो हम इसे सुपरफिशियल लेके चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें सेंस एंड एंटीसेंस दोनों स्ट्रैंड्स बनेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स बनेंगे। उसके बाद में इसमें कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एंजाइम से प्रोटीन्स, उसको डाइसर बोल देते हैं, या फिर इसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है RISC, यानी RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये आके क्या करते हैं कि आपको बेसिक बेसिक ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि इन डेप्थ में इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये जब RNA इंड्यूस्ड ये रिस्क जो डाइसर प्रोटीन आती है, RISC आती है, क्या करते हैं इसमें जो ये सेंस और एंटी सेंस वाला जो डबल स्टैंडर्ड mRNA बना है इसके एक्सप्रेशन से, इसमें इस सेंस स्ट्रैंड को कट कर देती हैं, और फिर ये कुछ इस तरह से एंटी सेंस और जो स्ट्रैंड होता है और इसके अलावा डाइसर प्रोटीन ये मिलके इसमें फ्रेगमेंट्स पड़े रहते हैं उस जीनोम के पहले से ही। अब अगर जब कभी निमेटोड आएगा और इन्फेक्शन करेगा, अपना जीनोम इसमें इंटीग्रेट करने के लिए भेजेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो TI प्लाज्मिड होता है उसके थ्रू जो जब ये इन्फेक्शन करने के लिए अपना जीनोम भेजेगा, तो जैसे ही इसकी सेल के अंदर जब वो जीनोम आएगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये जो एंटीसेंस है ना, क्योंकि वो सेंस बनेगा हमारे, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीसेंस जो स्ट्रैंड उसमें पहले से प्रेजेंट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से उससे जाके अटैच हो जाएगा, और अटैच होते ही वो डबल स्टैंडर्ड mRNA बन जाएगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड mRNA क्या होता है कि ये राइबोसोम से बाइंड नहीं हो पाएगा, और उस वजह से प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये जीन की साइलेंसिंग हो जाती है, और इससे इसका एक्सप्रेशन रुक जाता है, और ये जो क्राउन गोल्ड डिजीज है ये आगे हो नहीं पाती है। तो इस तरह से बायोटेक का यूज करते हुए हमने RNA इंटरफेरेंस, एक्चुअली क्या है कि ये कोई साइंटिस्ट की इजाद की भी नई चीज नहीं है। जिस तरह से हमने देखा था कि जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म मिलता है, उसमें दो एंजाइम्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, मेथाइलेशन के लिए अलग एंजाइम होता है मेथाइलेज। उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, मतलब कि प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया सब में मिलता है, मोनेरा को छोड़ के। तो ये नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, इसको ऐसे याद रखेंगे।
तो इसके साथ ही हमारा जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये खत्म होता है। तो इसमें हमें मेनली चीजें याद रखनी है, ये आरआईएससी को याद रखना है, डाइसर को नाम नाम याद रखना है, आपको डेप्थ में नहीं जाना। और हाँ, इसमें हम निमेटोड का जो सीक्वेंस होता है, जो इसको हम इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं कि सेंस और एंटीसेंस दोनों बनाता है। उसके बाद में इसके सिंगल स्टैंडर्ड एंटीसेंस वाले जो है डाइसर के साथ अटैच जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इसके एमआरएनए के, वो इसमें पड़े रहते हैं। और जब कोई एक्चुअल में इसका इन्फेक्शन होगा, इसका जब जीनोमिक मटेरियल आएगा, जब एमआरएनए बनेगा, तो उस कंडीशन में ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से उसके साथ अटैच होकर उसी लेवल पे उसकी साइलेंसिंग कर देंगे और आगे उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस होता है खत्म। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है हम देखेंगे बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन की अगर बात करें तो ये भी एक टाइप का बायोटेक का एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर के अंदर। अब होता क्या है कि कॉटन यानी कपास की फसल, जो कि हमारे इकोनॉमिक मतलब महत्वपूर्ण, काफ़ी इकोनॉमिकली उससे काफ़ी हमारे काम होता है, उसको कमर्शियली काफ़ी यूज़ किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये कॉटन की अगर फसल है, इसमें क्या होता है कि जो कपास का जो एक फूल ही मान लो एक टाइप से जो जिसमें कपास बनता है, उस पे एक आके कीड़ा जो होता है वो अटैक करता है, कॉटन बोलवर्म, वो उसे खराब कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कपास है वो हमें मिल नहीं पाता सही से, और हमारी जो कपास की फसल है उसका यील्ड या फिर उसका जो पूरा हमारा जो उत्पादन है वो अफेक्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में साइंटिस्ट ने उसके बचाव के लिए क्या किया कि एक सेकेंड, तो ऐसे में क्या किया कि साइंटिस्ट ने वो किया कि उसमें जो कॉटन की फसल के अंदर ये जो समस्या आई, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने देखा कि नेचर के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है, बेसिलस थुरिनजिएंसिस, जैसे कि इसका नाम है बीटी कॉटन। तो इससे हम देख सकते हैं कि बीटी रेफर्स टू बेसिलस थुरिनजिएंसिस, और कॉटन जो है हमारी फसल है जो कपास की, उसके बारे में बताया हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होता है बेसिलस थुरिनजिएंसिस, ये क्या करता है, इसके अंदर एक प्रोटीन, एक जीन मिलती है क्राई जीन, जो कि एक प्रोटीन बनाती है, क्राई प्रोटीन। अब क्राई से यहाँ पे मतलब रोने से नहीं है, क्राई का मतलब है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट होती है, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर। अब आपको समझाता हूँ होता क्या है। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक जीन मिलती है, क्राई जीन, और एक क्राई जीन जो होती है, एक क्राई प्रोटीन बनाने का काम करती है, जो कि क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है। अब ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो ये बेसिलस थुरिनजिएंसिस है, इसके अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसके अंदर काम मतलब इसके अंदर इसका इफेक्ट नहीं दिखाएगी। लेकिन जब कोई दूसरा कीड़ा या कोई भी आके इस बैक्टीरिया को खाता है या फिर इस प्रोटीन को इंटेक करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो गट के अंदर जब वो जाता है, गट के अंदर जाने के बाद स्पेशली मिड गट के अंदर, तो जब इसका ये हिंदी में पीड़क बोल देता हूँ, उसके के मिडगट के अंदर जाता है ना जब, तब भी क्योंकि इसके अंदर तो इनएक्टिव फॉर्म में था और इसे अगर अपना काम दिखाना तो एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा। तो जब ये उसके मिडगट में जाता है तो मिडगट की जो एल्केलाइन पीएच यानी कि क्षारीय पीएच, तो इसको मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, क्षारीय पीएच के अंदर जब ये इसके कांटेक्ट में जाता है तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी निष्क्रिय और सक्रिय। तो एक्टिव फॉर्म में होने के बाद ये क्या करता है, जो मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, इसकी कवरिंग वाली, जैसे मैं ये बना देता हूं आपको मिडगट, ये मैंने इसकी सेल्स बना दी। तो ये क्या करता है, मिडगट की इन जो सेल्स होती है इनमें छेद कर देता है, यानी कि इनमें पोर्स बना देता है। तो जब ये छिद्रित होती हैं तो उसके बाद में इसमें जो इसके अंदर जो जल H2 वगैरह जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, छेद के मदद से इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो सेल्स होती है इनमें स्वेलिंग होने लग जाती है, फूलने लग जाती है और फूल के फट जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसका भक्षण करने वाले पीड़क जो हैं उनकी मिडगट के अंदर ये सब होने की वजह से उसकी मिडगट खराब मतलब खत्म हो जाती है। इस तरह से उस पीड़क की डेथ होने से ये बैक्टीरिया अपना बचाव कर लेता है उस पीड़क को मार के। तो जो ये इसमें नेचर में जो ये मैकेनिज्म मिल
रहा था, साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसी मैकेनिज्म को प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करें और इसे इस तरह से एक्सप्लॉइट करें कि ये हमारी प्लांट की जो हमारी फसल है उसके सर्वाइवल को बढ़ा पाए, उसके मतलब इन कीड़ों के वजह से हमारे जो फसल का उत्पादन है उसका यील्ड है उसे खराब ना करे। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने क्या किया, अब आप भी सोचो, हम बायोटेक में अब तक क्या कर रहे थे, जीन काट के हटा रहे थे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमें जो ये जीन मिली, हमने इस जीन को काटा और हमने अपने कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया। तो इस जीन को ट्रांसफर किया गया इस कॉटन प्लांट में, तो इसे बोल दिया गया बीटी कॉटन। अब इसमें भी वही है कि अब इस जब बीटी कॉटन जो है, ये जो पहले हमारा नॉर्मल कॉटन का पौधा था, अब इस पे क्या होगा कि जब भी कॉटन बोलवर्म जब आएगा, जैसे कि ये वो कपास की वो पौधे के ऊपर ये कॉटन की वो कपास की जो इसकी जिसमें कपास बनता है उस फूल को बोल सकते हैं एक तरह से। तो जब इस पे आके जब ये अटैक करेगा, तो जब ये इसको इसका इंटेक करेगा तो इसके अंदर क्राइजीन होने की वजह से क्राइजीन एक्सप्रेशन करेगी, बट इसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। इनएक्टिव फॉर्म में रहने के बाद जब ये क्राई प्रोटीन इस कॉटन बोलवर्म के इंटेस्टाइन में जाएगी, उसकी मिडगट में जाएगी, तो वहाँ की अल्कलाइन पीएच यानी क्षारीय पीएच की उपस्थिति के अंदर वो उसकी मिडगट में पोर्स बनेंगे, फिर उसके सेल्स में स्वेलिंग होगी, वो फूलने लगेगी और सेल्स फट जाएंगी। उसके बाद में इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी कॉटन बोलवर्म की, और डेथ होने की वजह से ये फिर आगे इसमें इतना संक्रमण नहीं कर पाएंगे, इस फसल को इतना खराब नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो बेसिलस thuringiensis की बैक्टीरिया की जो जीन थी उससे हम यूज करते हुए हमने इसका ये सब किया। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि किस तरह से ये जीन जो है ये हमने निकाली इस बैक्टीरिया से, प्लांट में डाल दी, ऐसे किसी का भी किसी में मतलब जेनेटिक मटेरियल डाल दें तो वो जरूरी थोड़ी है सेम ही काम करे। क्या पता उसके अंदर प्रोटीन अलग टाइप की बन रही हो, हमारे अंदर काम करे नहीं करे, या इस प्लांट में काम नहीं करे, या फिर कुछ भी हो। तो इसके लिए आपको बता दूं कि आपने अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जेनेटिक कोड्स के बारे में पढ़ा होगा, उसकी कुछ उसकी मतलब उनके फीचर्स इनसाइट्स के बारे में देखा होगा। उसमें लिखा हुआ था कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि मेरे अंदर जो जेनेटिक कोड है वो जिस प्रोटीन जिस एमिनो एसिड को कोड करता है वो बैक्टीरिया के अंदर भी उसी को कोड करेगा, वो कहीं जाके ऐसे चेंज नहीं होता। तो इस वजह से अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हम एक्सप्रेशन कर पा रहे हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हैं बायोटेक की जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल है। अगर ऐसा होता कि ये जीन इधर प्रोटीन कुछ और बना रही है, प्लांट में कुछ और बनाती, तो ये शायद बायोटेक पॉसिबल ही मतलब ये सब प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसलिए ये सब चीजें करी जाती हैं। तो इस तरह से बीटी कॉटन भी कंप्लीट होता है। अब बीटी कॉटन में आपको बता दूं कि अब क्योंकि हमने कीड़ों की बात करी थी कि कीड़े आते हैं, अब आपको पता होगा कि कीड़े जो हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, उसकी भी इंसेक्टा क्लास के अंदर काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। तो इतने सारे कीड़े हैं, क्या एक जीन सभी कीड़ों को कवर थोड़ी कर लेगी? तो हर एक कीड़े को रोकने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक क्राइजीन मिलती है, अलग अलग प्रोटीन्स मिलती हैं। तो वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि क्राइजीन्स कितने टाइप की होती है। तो देखो, स्पेसिफिक कीड़े के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हम प्लांट पे कौन सी जीन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर ये हुआ बॉलवर्म या फिर आर्मी वर्म हुआ, देखिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ कुछ नाम इंग्लिश में है उन्हें आप भी कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में इनको पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इतने बेसिक इंग्लिश नेम में शायद आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो भी रही है तो प्लीज़ आप एक बार हमें कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम उसे कम्प्लीटली हिंदी पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अजीब सी आती है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि इंग्लिश का वर्ड ही ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए अब यहाँ देखें, बॉलवर्म और आर्मीवर्म अगर आया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, ये दो जीन्स हम काम में लेंगे इनको रोकने के लिए, इनके इनके खिलाफ अगर हमें यूज करनी है जीन्स को। और अगर यही कॉर्न बोरर आया, ये पूरे नाम एग्जैक्ट आपको ऐसे याद रखने हैं, जीन्स का भी याद रखना है। तो अगर ये आया तो क्राई 1 AB ये जीन हम यूज करेंगे। तो ये तो हो गया स्पेसिफिक ये। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो क्राई जीन है ये स्पेसिफिक किन को टारगेट करती है? तो क्राइजीन, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्थोपोडा के अंदर क्लास है इंसेक्टा, उसके अंदर इतने सारे ऑर्डर्स है, तो उनमें भी स्पेसिफिक ऑर्डर्स को लिखा हुआ है कि ये क्राइजीन ये टारगेट किन को करती है मेनली। तो क्राइजीन टारगेट करती है, देखो ये मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोपोडा, ये फाइलम हो गया, ऑर्थोपोडा फाइलम।
इसके अंदर एक क्लास आती है इंसेक्टा, जो कि हम पूरा क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, जो कि आगे शायद इसमें लेक्चर जब भी आएगा तो उसे हम इन डिटेल पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें ये इंसेक्टा क्लास की बात करें, अभी आपको बेसिक ये जो मैं लिख रहा हूँ वही याद रखना है। उसमें ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स इसमें ये क्या करता है, मेनली तीन ऑर्डर्स जो हैं उनको टारगेट करती है क्राइजीन। तो उन्हें हम लिखें तो लेपिडोप्टेरन, कोलियोप्टेरन एंड एक आता है डिप्टेरन। ये क्या करते हैं, इन ऑर्डर्स को मेनली एक राइजिन मतलब अफेक्ट करती हैं। तो लेपिडोप्टेरन, जैसे अब मैं आपको याद करने के लिए भी बता दूं कि जैसे डिप्टेरन है, इसके दो एग्जांपल है मक्खी और मच्छर, अगर हिंदी में लिखूं तो फ्लाइज एंड मस्क्यूटो। तो मक्खी और मच्छर, अब इसे याद कैसे रखना है, यहाँ पे डाई नाम आ रहा है, डाई मतलब दो, तो यहाँ पे भी दो नाम आएंगे, मक्खी और मच्छर। उसके बाद में कोलियोप्टेरन की बात करें तो इसमें ओनली एक आता है, बीटल्स, जिसे भृंग बोलते हैं हिंदी में। लेपिडोप्टेरन की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है आर्मीवॉर्म और बॉलवॉर्म। इस तरह से ये जो हमें एग्जांपल्स इस स्लाइड में जो भी है ना, एज इट इज लाइन टू लाइन रटना है, इस चीज को पूरा याद रखना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है। या तो आपको इस ऑर्डर से पूछ लेंगे कि इस ऑर्डर से कौन कौन बिलोंग करते हैं, या फिर क्राइवन एसी से या क्राइवन एबी से कौन से, मतलब किसके साथ किस मतलब कीड़े के लिए कौन सा यूज किया जाएगा। इस तरह से इसमें सीधा आता है। तो इस तरह से बीटी कॉटन का जो मोस्टली सारा जो था वो कवर हो चुका है, इसके साथ ही आरएनए इंटरफेरेंस भी हो गया है। तो इसके बाद में ये हो गया ऑलरेडी, तो स्लाइड मैंने पीछे ही इसमें कर दिया था काम। इसके बाद आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो अब तक तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में बायोटेक के एप्लीकेशंस क्या थे, जिसमें हमने मेनली गोल्डन राइस को देखा था, फिर फ्लेवर से टमाटो को देखा था। टोबैको की दो चीजें देखी थी हमने। एक तो टोबैको के अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाली थी, जो कि ग्लाइकोफोसेट के लिए थी। और एक फिर हमने टोबैको में देखा था आरएनए इंटरफेरेंस वाला एग्जांपल लेके कि क्राउन गोल्ड डिजीज को रोकने के लिए, या फिर जो भी उसमें था उसको समझा। तो यहाँ तक हमने एग्रीकल्चर के देखे, बीटी कॉटन भी देखा। अब आ गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो हम मतलब मेडिसिन के अंदर इसका रोल क्या है वो देखेंगे। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड, जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही डिस्कस करा था इंसुलिन के बारे में, तो बड़े एग्जांपल लिए हमने। तो इंसुलिन एक्चुअली क्या होती है, हमारे मतलब हमारे अंदर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने के लिए दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और जो ग्लूकागोन होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटीगोनेस्टिक होते हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर अगर इंसुलिन फंक्शनली काम नहीं कर रहा है, या फिर वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इंसुलिन बना नहीं पा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन आएगा नहीं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा नहीं, और कम होगा नहीं तो उसमें मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको जैसे पता होगा कि मतलब हमारे आसपास में शुगर के इतने पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये दिक्कत होती है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है, जो भी रीजंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इंसुलिन जैसे हाइपोग्लाइसेमिक एंजाइम होता है, सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। तो ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इसके एब्सेंस में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर शुगर की प्रॉब्लम होती है। अब आजकल तो क्या मार्केट में इंसुलिन बड़ी इजीली अवेलेबल है, पहले के टाइम पे इतनी इजीली अवेलेबल थी नहीं। पहले के टाइम पे इतना एडवांस सब कुछ चीज़ें थी नहीं, हमारे पास बायोटेक भी इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई नहीं। ये भी मतलब बाद में जब इंजीनियर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जब इसे बनाने लगे, तब जाके इसकी पूरी आपूर्ति होने लगी थी। तो पहले के टाइम में जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, कि पहले ऐसा होता था कि जो मरे हुए जानवर होते थे, सुअर होते थे, या फिर कुछ और मवेशियों से, इनसे इनके पेनक्रियास से क्या करते थे, इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे और फिर उसे यूज़ करते थे, क्योंकि डिमांड इतनी थी और सप्लाई हो नहीं पा रही थी। बट उसका एक नुकसान ये आता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ का होने की वजह से उसमें एलर्जीज होना और काफ़ी समस्या होना। दूसरा, उसका इतना बड़े लेवल पे उसको हम वो नहीं कर सकते, मतलब सबको अवेलेबल नहीं करा सकते। तो ऐसी कंडीशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से फिर इंसुलिन बनाएगी, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वह ऐसा था
कि पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि जो इंसुलिन उस तरह से आ रही थी, तो उसका काउंटर कैसे किया, कैसे हमने उसकी खपत, कैसे उसकी मतलब जो डिमांड थी उसे पूरा किया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जब हमने उसे किया, तो अब उसको समझने से पहले हम देखें कि जो हमारी ह्यूमन इंसुलिन होती है, इसमें जनरली ये जो होती है हमारे शरीर में जब बनती है, तो उस टाइम पे ये इनएक्टिव फेज में होती है। तो इनएक्टिव फेज में होती है तब क्या होता है, इसमें जैसे तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, ए बी एंड सी। तो जो इनएक्टिव फॉर्म में तो ये तीनों होती है, ये तीनों जब होगी तो इनएक्टिव होगी। लेकिन बाद में प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है, वो सी पेप्टाइड जो होती है उसे काट के हटा दिया जाता है, और उस मेच्योर इंसुलिन के अंदर ओनली ए और बी पेप्टाइड होती है। तो यानी कि उसके अंदर ए और बी होगी, जो कि एक्टिव या फिर मैच्योर इंसुलिन होती है। तो इस एक्टिव या मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेसिंग होती है और ये हट जाता है। इसमें हमें एक तो चीज़ ये याद रखनी है कि इसमें अमीनो एसिड्स के वो हमें नंबर याद रखने हैं। तो इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से ए पेप्टाइड के अंदर 21 होते हैं और बी के अंदर 30 होते हैं। जो इनएक्टिव पेप्टाइड होती है उसके अंदर 31 एमिनो एसिड मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है समझाने के लिए। यहाँ पे इसको ले सकते हैं। तो अब होता क्या है कि इसमें ये ए पेप्टाइड और ये नीचे बी पेप्टाइड, और ये जो सी पेप्टाइड का मैंने आपको ये जो पैच दिखाया है, ये होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है, या फिर इमेच्योर भी बोल सकते हैं, मैच्योर नहीं है। जब ये मैच्योर हो जाती है तो ये फिर कुछ ऐसी हो जाती है। तो इस तरह की इंसुलिन हो जाती है, जो कि बेसिक एक स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बनाया के बताया। तो इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या किया, ये तो था बेसिक जो हमारे शरीर में चलता है। अब साइंटिस्ट ने इसको बनाने के लिए क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग किया। अब हम वही कर सकते हैं कि इंसान के डीएनए से इंसुलिन की जीन निकाली और बैक्टीरिया में डाली, उससे प्रोडक्शन कराया और बना दिया। लेकिन एक दिक्कत है कि बैक्टीरियल सिस्टम जो होता है वो इतना एडवांस नहीं होता है कि वो इस सी पेप्टाइड को प्रोसेसिंग के थ्रू हटा पाए, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बड़ी समस्या थी। मेन समस्या यही आई थी कि अब भाई एक्टिव या मैच्योर इंसुलिन बनाने के लिए इसको हटाएं कैसे, बैक्टीरियल सिस्टम में तो होता नहीं है। तो वो अगर इंसुलिन बना के देगा तो उसमें तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, फिर बाद में जाके उन्होंने देखा, एक कोशिश करी। तो उसमें उन्होंने क्या किया, इसे ई कोलाई में बनाया था वैसे। और मैंने आपको बताया था ई कोलाई तो मतलब सब्जी में जैसे आलू होता है, वैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का इकोलाई है, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ उसको यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें इन्होंने क्या किया, अब जैसे समस्या थी सी पेप्टाइड को हटाने की, तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया लेते हैं, एक में ए पेप्टाइड बनाएंगे, एक में बी बनाएंगे, दोनों से ए और बी को निकालेंगे और डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के जोड़ के इंसुलिन बना लेंगे। तो इस तरह से ही समझना है। तो इन्होंने दो इकोलाई लिए, एक में तो जीन डाला कौन सा, जो कि ए पेप्टाइड को बनाता है, उसका जीन डाला, और एक में डाला बी पेप्टाइड वाला। अब इनमें एक्सप्रेशन कराया तो इसमें ए पेप्टाइड बनी, इसमें बी पेप्टाइड बनी। उसके बाद में इन्हें आइसोलेट किया गया, आइसोलेट करके लेबोरेटरी के अंदर इन दोनों पेप्टाइड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया गया। तो आइसोलेट, इसके बाद में लैब में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया गया। तो इस तरह से इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई थी। तो ये बनाई थी ऑलमोस्ट एक अमेरिकन कंपनी थी, मैंने आपको बताना भूल गया, ये भी आपको याद रखना है एज इट इज। तो अमेरिकन कंपनी थी, जिसका नाम था एली लिली, जिन्होंने ह्यूमुलिन बनाया था।
इंसुलिन को, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन था इसे ह्यूमुलिन बोला गया था। तो इस इसमें जो भी मेंशन्ड है वो हमें याद रखना है। आज तक वैसे ऑलमोस्ट 30 के आसपास ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई गई दवाइयाँ मेडिसिन उपलब्ध हैं, जिनमें 12 तो इंडिया के अंदर यूज हो रही हैं। और क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही बना पाएंगे, क्योंकि अगर आप जैसे कुछ बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाती, कुछ बच्चे मतलब कुछ उनमें दिक्कतें होती है, कई बार हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप सोच के देखिए, अगर डॉक्टर हार्मोन लेके कहाँ से आ रहा है, सिंथेसाइज उनको किस तरह से किया जाता है, इसी तरह से किया जाता है। अगर ऐसा है कि किसी और से निकाल के दे दिया जाए तो फिर वो तो कोई पॉसिबल उसका क्योर है नहीं। तो इस तरह से इसमें काफ़ी कई सारे हार्मोन्स बनाए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो इंसुलिन इस तरह से बनाया गया था जिस जो कि एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पेशेंट्स इंसुलिन की डिमांड काफ़ी है, शुगर के पेशेंट्स काफ़ी होते हैं, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी काम आता है। तो इस तरह से हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का भी काम खत्म होता है। मेनली एक तो आपको ये इम्यूनो एसिड्स के नंबर भी याद रखने हैं, इसका प्रोसेसिंग पूरा याद रखना है, उन्होंने कैसे इंडिविजुअल अलग अलग इकोलाई के अंदर ये जीन्स का एक्सप्रेस। हाँ हाँ, इसको 1983 के अंदर बनाया गया था, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया था। तो ये आपको 1982 या 83 के आसपास इसे बनाया गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, साल याद रखना है, कंपनी याद रखनी है, कहाँ की कंपनी थी, किस तरह से बनाया गया, इसका नाम क्या था, आज तक कितनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेडिसिन उपलब्ध हैं, या फिर कौन से हॉर्मोन्स यूज़ करे जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये टॉपिक जो है यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो इंसुलिन थी ये खत्म होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब मेन मेन जो था ये सारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके बाद में जो मेडिसिन के अंदर एप्लीकेशन दूसरा आया था वो मैं आपको अभी बातों बातों में समझा देता हूँ। तो उसमें एक आया था जीन थेरेपी का। तो जीन थेरेपी की अगर बात करें, अब जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, कोई भी थेरेपी में हम क्या करते हैं, कोई भी थेरेपी होती है तो उस थेरेपी में जो अफेक्टेड चीज होती है उसको उसका क्योर किया जाता है, उसे सही किया जाता है। तो वैसे ही जीन थेरेपी में करेंगे। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि जो जीन थेरेपी में जो जीन अफेक्टेड है, जो कि खराब हो चुकी है, जो कि फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना पा रही है, जो अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, उस जीन के उसमें जो डिफेक्ट है उसे सही किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, डिफेक्टेड जो जीन होती है उसका रिप्लेसमेंट किया जाता है फंक्शनल जीन के साथ। तो जो इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि पहला जीन थेरेपी कब की गई थी, किस तरह से करते हैं। तो जो फर्स्ट जीन थेरेपी जो सक्सेसफुली करी गई थी वो 1990 में की गई थी। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ये डाटा कई बार सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1990 के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी करी गई थी, जो कि करी गई थी 4 साल की बच्ची में, 4 years ओल्ड एक बच्ची थी, उसके अंदर करी गई थी। उसके अंदर एक डिजीज थी, उसको हम बोलते हैं SCID, स्किड भी बोल देते हैं कई लोग। इसका पूरा नाम है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, या फिर सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा अफेक्ट होता है। तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है वो किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें एक ADA जो जीन होती है वो फंक्शनल नहीं रहती। और ADA जीन जो होती है वो एडिनोसिन डी एमाइनेज बनाने का काम करती है, जो कि हमारा काम करती है B एंड T लिम्फोसाइट्स के मैच्यूरेशन में। तो ये क्या करेगा, ये ADA जो होता है ये B या T लिम्फोसाइट्स के मैच्यूरेशन में हेल्प करता है।
अब होता क्या है कि अगर ये एडीए नहीं बनेगा तो ये फंक्शनल नहीं रहा, तो ये बी एन टी के मैचुरेशन में हेल्प नहीं करेगा। और मैचुरेशन में अगर हेल्प नहीं करेगा तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हम ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे डिजीज़ के लिए, काफ़ी मतलब दिक्कतें होती है। तो इस बच्ची में ये दिक्कत थी, तो इसे क्योर करने के लिए क्या किया गया कि इससे बी एन टी लिम्फोसाइट्स निकाली गई जो कि मैच्योर नहीं थी। फिर उनके अंदर क्या किया गया, जैसे मान लो बी या टी लिम्फोसाइट निकाली गई, इसके बाद में जो एडी की जो फंक्शनल जीन थी, इस फंक्शनल जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि इसके अंदर एडीए यानी एडिनोसिन डी एमाइनेज फंक्शनली बन पाए। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एडिनोसिन डी एमाइनेज। तो इसमें इसे इंट्रोड्यूस कराया गया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि एडिनोसिन डीएमाइनेज जो था वो फंक्शनल फॉर्म में बना और उसने बीएनटी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में हेल्प करी। और मैचुरेशन में हेल्प की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी जो हमारी इसमें बच्चे में लो हो रही थी उसका क्योर किया गया। लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। अगर आप कुछ सोच के देखें तो बी एन टी लिम्फोसाइट की कोई ये लाइफ टाइम नहीं रहने वाली है सेल्स। ये सेल्स अगर इसमें हम भेज भी देंगे तो ये थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद वापस वही इमेच्योर यानी बी एन टी लिम्फोसाइट्स बनेंगी क्योंकि उसके शरीर में वो काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें बार बार ये जो मैच्योर बी एन टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये हमें बार बार उसमें मतलब बच्चे को देनी पड़ेंगी, जो कि मतलब एक परमानेंट क्योर नहीं है, वो रिपीटेशन में थोड़े थोड़े टाइम में करना पड़ेगा। तो इसका सही इलाज क्या है? जीन थेरेपी या जब भी इस टाइप के जो मतलब ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं वो पॉसिबल ओनली तभी है जब, क्योंकि आज हमारे शरीर के अंदर हर शरीर की हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, उसके अंदर हर वो जीन प्रेजेंट है जो मेरी यहाँ की सेल के अंदर है, चाहे मैं बाल की एक सेल निकालूं, उन हर एक सेल में वही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। बस फर्क है एक्सप्रेशन का और रेगुलेशन का। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब बच्चे के अंदर अगर ये है तो उसके हर एक वो सेल्स के अंदर भी ये एडीए जो जीन है फंक्शन होनी चाहिए। लेकिन हमने अगर एडिट करी है तो हमने खाली एक बी एन टी लिम्फोसाइट में करी है, कुछ लिमिटेड बी या टी लिम्फोसाइट जो हमने उसमें डाली है, तो वो अपना जब तक वो जिंदा है वो अपना ये सब काम करेंगे और फिर बाद में खत्म हो जाएंगी। बट नेचुरली इसके शरीर के अंदर जो है वो काम नहीं कर पाएगी। बट इसके क्योर के लिए क्या होता है कि हम ऐसा कुछ कर दें कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही उसमें सारी सेल्स के अंदर वो सही फंक्शनल जीन पहुंच जाए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम ये जीन थेरेपी जीन एडिटिंग उसके एम्ब्रियोनिक लाइफ में करें, यानी कि जो सेल जब इम्प्लांटेशन होता है, जो इनर सेल मास होता है उसकी सेल के अंदर जब हम इंजेक्ट कर सकते हैं तो उसी वक्त ये पॉसिबल है कि वो सारी सेल्स के अंदर जब क्लीवेज होगा तरीके से वितलन क्रिया जैसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसके थ्रू ही वो सारी सेल्स के अंदर पहुंचेगा और उसके बाद में उसका क्योर हो सकता है। लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, बच्ची 4 साल की है तो अभी ये हो नहीं सकता। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से जीन थेरेपी करी गई थी 1990 के अंदर सक्सेसफुल। लेकिन एक परमानेंट क्योर जो होता है जीन थेरेपी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही हो सकता है। तो इससे ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमारा ये भी टॉपिक खत्म होता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में कोई मैकेनिज्म्स नहीं है, इसमें बस स्टोरीज हैं, कुछ चीज़ें समझनी है, उसके अलावा ज़्यादा इसमें ध्यान देना नहीं है। बट आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। इसमें सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें ज़्यादा मतलब घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में जैसे हमने जीन थेरेपी के बारे में देखा, इसके बाद आता है कि हमें जो हमने अब तक टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ी, काफ़ी चीज़ें थी वो किस तरह से काम करती हैं, तो उसमें डायग्नोसिस भी एक बड़ा मेजर इसका पार्ट है। जैसे कि आप जनरली बीमार होते हैं, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ चेकअप के लिए कुछ जांच लिखता है, कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं। तो उसमें काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड की वगैरह जांच होती है बेसिक। लेकिन वो बेसिक जांच में दिक्कत क्या होती है कि आप डॉक्टर के पास जाते कब हो। एक बड़े इंडियंस में दिक्कत है कि जब पूरा परेशान हो जाएंगे आप तब जाएंगे डॉक्टर साहब अब सही कर दो। लेकिन जब शुरुआती सिम्टम्स आने लगेंगे या उन्हें थोड़ा लगेगा उस टाइम कोई नहीं जाता। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो हम टेस्ट कराते हैं ना वो डिटेक्शन करते हैं पैथोजन की। जब अमाउंट हमारे अंदर मतलब पैथोजन का नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और सिम्टम्स आने लग जाते हैं, यानी कि जब हम टेस्ट करवाएंगे तब तक ऑलरेडी पैथोजन हमारे पूरे शरीर में अपनी संख्या बढ़ा चुका होता है, यानी इन्फेक्शन हो चुका होता है। लेकिन जो बायोटेक का एक बड़ा एप्लीकेशन है वो ऐसा है कि मोलिकुलर डायग्नोसिस का। तो ये हम बाद में देखेंगे। ये स्लाइड्स थोड़ी सी आज सिस्टमेटिक नहीं है तो हम कोशिश करेंगे इसको सही से करने की। तो उससे पहले हम, क्योंकि एप्लीकेशंस देख रहे हैं मेडिसिन के अंदर, तो मेडिसिन के अंदर हमने अब तक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में देखा, दूसरा जीन थेरेपी के बारे में देखा, अब तीसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं।
तो मोलिकुलर डायग्नोसिस की अगर बात करें, तो मोलिकुलर डायग्नोसिस में ऐसा होता है कि हम जैसे अब तक जो हमने इस चैप्टर में टेक्निक्स पढ़ी थी, जो शुरुआत से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, हमने पीसीआर के बारे में देखा, हम इसमें एलाइजा के बारे में भी देखेंगे, एक प्रोब टेक्निक भी हो गई। तो ये सारी मोलिकुलर डायग्नोसिस की टेक्निक्स हैं, जैसे कि बेसिक हम सीरम एनालिसिस करवाते हैं, यूरिन चेकअप करवाते हैं, ये सब जो टेस्ट होते हैं ये, जैसे मैंने आपको बताया कि पैथोजन की ऑलरेडी जो उनकी नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। लेकिन अर्ली डिटेक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस के लिए। तो मोलिकुलर डायग्नोसिस क्या करती है, अर्ली डिटेक्शंस कराती हैं। तो अर्ली डिटेक्शन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआर, अभी जैसे कोविड आया था तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, सब एक नाम से तो परिचित हो ही गए थे, आरटीपीसीआर, जिसे हम बेसिकली बोलते हैं रियल टाइम पीसीआर, उसको क्यूपीसीआर भी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब ऐसा नहीं हुआ किसी को कि एकदम भयंकर कोविड हो गया तब जाके उसने टेस्ट कराया, सबको जैसे ही थोड़ा बहुत सिम्टम लगा उन्होंने टेस्ट कराया और उसके साथ ही पता लग गया कि हाँ कोविड वायरल इन्फेक्शन है या नहीं। वो कैसे हुआ, क्योंकि उस पीसीआर में क्या था, जैसे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि काम करती है हमारे जेनेटिक मटेरियल या फिर जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसके जो उसका जो कंसंट्रेशन उसको एम्पलीफाई करने का काम करती है। तो अगर आपके सैंपल के अंदर थोड़ा सा भी अगर वो जीनोम है उसका प्रेजेंट, वायरल जीनोम है या जो भी इन्फेक्शन का, तो वो पीसीआर के अंदर एम्पलीफाई होकर अपना डिटेक्शन शो करता है। उसकी वजह से हम रियल टाइम में उसका मतलब देख पाते हैं कि हाँ इन्फेक्शन हुआ या नहीं। तो उस तरह से पीसीआर एक एग्जांपल है। पीसीआर का यूज़ हम काफ़ी एचआईवी वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, एचआईवी के टेस्ट में पीसीआर कराए जाते हैं, एलाइजा कराए जाते हैं, सॉरी ब्लोटिंग भी कराई जाती है उसमें। उसके अलावा कैंसर डिटेक्शन में भी कर सकते हैं कि भाई जो जीन्स हैं उनका एम्पलीफिकेशन करके हम देख सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं कि इनका लोड बढ़ रहा है या फिर नहीं, जो हमारा वायरल या फिर इन्फेक्शन का जीनोम हो सकता है। उसके अलावा जैसे हमने पीसीआर के बारे में बात कर ली, आगे एलाइजा आएगा, तो एलाइजा के बारे में भी आपको बता दूं। तो एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एज इट इज कई बार ऑप्शंस में आ जाती हैं। तो एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअली इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, वो बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। इसमें हम कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बारे में, इसके बारे में रिएक्शन या इंटरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये मेनली इसके प्रिंसिपल पे काम करती है और इस इंटरेक्शन के बारे में हम एनालिसिस करते हुए कुछ मोलिकुलर डायग्नोसिस करते हैं जिसके थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कुछ डिजीज़ का, कुछ और चीज़ों का। तो इसके अलावा ये दो चीज़ हमने देख ली। सुपरफिशियल चल रहा हूँ क्योंकि एलाइजा और पीसीआर को इन डिटेल में हम प्रॉपर एक टूल्स एंड टेक्निक में भी देखेंगे, जो कि मैं सीरीज़ आगे लेके आऊँगा, जिसमें माइक्रोस्कोपी, एलाइजा, सेंट्रीफ्यूज या फिर जो जितने भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिस टाइप की, वो सारी, क्योंकि इस बार पीजी कोर्सेज, पीजी लेवल पे इसमें काफ़ी मतलब चेंजेस हुए हैं, उसमें ये ऐड किया गया है काफ़ी अलग से, सीक्वेंसिंग भी ऐड करी गई है। तो उन्हें मुझे लगता है इन टॉपिक के साथ में करने से शायद उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें छूट सकती हैं, तो उन्हें थोड़ा इन डिटेल में, क्योंकि पीजी लेवल पे है तो उसके अलग प्लेलिस्ट में हम देखेंगे। तो एलाइजा को प्रॉपर वहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बेसिक इंटरेक्शन मतलब इसके इंसाइट्स मैं बता रहा हूँ। तो प्रिंसिपल हमने देख लिया, इसकी फुल फॉर्म देख ली, इसके अलावा हमने पीसीआर के बारे में पढ़ लिया था, मतलब पीसीआर का क्या काम होता है ना, इसमें पीसीआर कैसे मोलिकुलर डायग्नोसिस में यूज़ होती है, तो कोविड का आपको एग्जांपल देके बताया। इसके बाद में हम प्रोब की बात करते हैं। प्रोब्स भी यूज़ किए जाते हैं। अब प्रोब्स होते हैं, प्रोब्स से मतलब क्या है, वही जैसे हमने देखा कि मान लो ये कोई डीएनए सीक्वेंस में बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस बनाया। अब जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर सीक्वेंस है और मुझे चेक करना है कि इसमें कोई दिक्कत आई है नहीं है, म्यूटेशन आया है नहीं आया है। जनरली होता है क्या, म्यूटेशन या भी कोई भी मतलब उसमें जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस की वजह से काफ़ी मतलब दिक्कतें आ जाती है, फंक्शनल प्रोटीन्स नहीं बनती या फिर कोई डिजीज़ हो जाती है।
तो क्योंकि हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम डिटेक्शन ही कर रहे हैं किसी मतलब डिजीज का या किसी प्रॉब्लम का। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर हमें देखना है कि ये भाई हमारे डीएनए के सेगमेंट के अंदर, जैसे ये पूरा मैंने मान लो ये लंबा एक डीएनए है जिसका मैंने छोटा चंक बनाया है, उसमें इस तरह से बेसिस का क्रम मिलता है, सीक्वेंस मिलता है। तो अगर इस सीक्वेंस में चेंज आया तो एमिनो एसिड्स में भी चेंज आ जाएगा प्रोटीन के अंदर, और प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा तो हमारे ट्रेड्स में चेंज आएगा, हमारी जो मतलब बेसिक फंक्शनिंग है उसमें भी चेंज आएगा। तो अगर इसमें देखें कि ये किस तरह से प्रोब्स का यूज करके हम डिटेक्शन कर सकते हैं, तो प्रोब क्या होता है कि इनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हम सीक्वेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका TACGAT मान लो, ये मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना दिया और इसके साथ मैंने अटैच कर दिया एक रेडियो एक्टिव कुछ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैं इस जेनेटिक मटेरियल के साथ में इस प्रोब को डालूंगा तो ये जाएगा, इसको ढूंढेगा और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से इसके साथ अटैच होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही बनाएगा, ये अटैच होती जो ये रेडियो लेबल जो हमने इस रेडियो एक्टिव इसमें सब्सटेंट अटैच किया था वो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, और वो जब हम उसे चेक करेंगे तो ये मतलब इसमें हमें लाइट इमिट होगी। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस था ये जाके अटैच हो गया उस पर। तो अगर ये अटैच हुआ इसका मतलब कि ये नॉर्मल सीक्वेंस था। अगर इसमें कुछ चेंज आ जाता, यहाँ पे जी की जगह कुछ और आ जाता, टी आ जाता या सी आ जाता, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो पाती। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं हो पाती तो इस कंडीशन में हम देख लेंगे कि हाँ हमारे जीन में कुछ तो चेंज हुआ है, उसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पा रही है, कुछ काम नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से हम प्रोब के साथ भी हम ये देख सकते हैं कि हाँ हमारा जो डायग्नोसिस जो है वो हम कर सकते हैं या फिर नहीं। ये क्या थी कोविड? ठीक है। तो ओके, इस तरह से हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से प्रोब्स का यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारा जो मोलिकुलर डायग्नोसिस जो है वो मतलब हुआ है या फिर नहीं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया एलाइजा के बारे में, पीसीआर के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करके आए हैं। उसके अलावा प्रोब्स के बारे में भी, इवन प्रोब्स भी आगे अब हम जब देखेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में उसमें वापस आएगा। तो ये चीज़ें रिपीटिंग है, अगर एक जगह आप कर लेंगे तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही ये हो ही गया है, ये भी हो गया है ये। अब इसके बाद में मतलब हमारा मेनली अब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में ज़्यादा। अब इस चैप्टर में बचा है एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। अब तक हमने प्लांट्स की बात करी थी, अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की बात करेंगे। उसके बाद में एक पोर्शन आता है इसमें एथिकल पोर्शन, जिसमें हम बायो पेटेंट्स या बायो पायरेसी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि ये लेक्चर पहले रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वगैरह की वजह से ये वापस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो उस वजह से काफ़ी टाइम हो गया, तो बीच में एनर्जी के लिए कॉफ़ी भी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा शायद आपको इनकन्वीनियंस हो सकता है। सो सॉरी फॉर दैट। बट अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंडिंग पे आ चुका है। तो अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करेंगे। हमने इससे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करी थी, लेकिन अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात करें तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाए क्यों, हमें ज़रूरत क्या है, या फिर जिन्हें भी हम बनाते हैं उन्हें क्यों बनाते हैं। तो एक स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स हर किसी को नहीं बना सकते। आज मैं किसी इंसान को पकड़ के उसमें जीन इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें वो इलीगल चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए, और एक क्योंकि चैप्टर की शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं ये पूरी बायोटेक की इजाद ही कहीं ना कहीं इंसान के लालच में छिपी हुई है। तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए काम करता है लेकिन अपने ऊपर चेक नहीं करता उसको। तो पहले क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें जो भी हमारा मतलब जैसे मेनली मेडिसिन में काम आता है, कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आती है ना उससे पहले उसके ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स कभी इंसानों पे नहीं होते शुरुआत में, वो जानवरों पे किए जाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव क्यों बनाया जाता है उन्हें? ताकि उनके ऊपर इफेक्ट देखा जा सके उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को, या उसके मतलब उसका वो किस तरह से काम कर रही हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसके इफेक्ट्स उस पर जल्दी शो करें। तो इस तरह से काफ़ी यूज़ करे जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो वैसे देखें तो जो आज तक जितने एनिमल्स बनाए गए हैं उनमें 95% से भी ज़्यादा जेनेटिकली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो चूहे हैं। अब चूहों को ही क्यों बनाया जाता है? हालांकि गलत है, एथिकल नहीं है। हम किसी जानवर की जान ले नहीं ले सकते, बट
क्योंकि चूहों को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चूहे जो होते हैं उनकी जो फिजियोलॉजिकल जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मैच करती है ह्यूमंस के साथ। और क्योंकि दूसरा थोड़ा सस्ता ऑप्शन है या फिर उनकी उनको बहुत बड़े स्केल पे प्रोड्यूस कराया जा सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती उन्हें मेंटेन करने में। तो इसके लिए चूहों को यूज़ किया जाता है। तो 95% से ज़्यादा आज तक जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उनमें चूहे हैं। तो चूहों को एक तो सेंसिटिव बनाया जाता है। मेनली जो होते हैं ये मतलब चूहे जो यूज़ करे जाते हैं वाइट कलर के होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन होते ही डेथ हो जाती है उनकी। उनमें बहुत सारे ट्रायल्स के दौरान मतलब काफ़ी उनमें जैसे टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, उनकी टेस्टिंग करी जाती है। इवन गर्ल्स के जो मेकअप्स होते हैं उनकी भी टेस्टिंग इन्हीं पे की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक सब्सटेंस होती है उनकी जो पहले ट्रायल्स होते हैं वो इन जानवरों पे किए जाते हैं। तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। दूसरा स्टडी करने के लिए ग्रोथ की या फिर उनकी मतलब फंक्शनिंग की, कोई जीन की, जैसे कोई हार्मोन बनाया, ग्रोथ हार्मोन बनाया। तो जैसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो एनिमल था वो था सुपर माउस। उसमें क्या किया था कि ग्रोथ हार्मोन की जीन इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो उसमें ग्रोथ काफ़ी हो गई थी, तो वो नॉर्मल चूहों से बड़ा दिखता था, थोड़ा मस्कुलर था, तो इसलिए उसको सुपर माउस बोला गया था। तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस है। उसके अलावा इसमें हम कई बार हमारे बेनिफिट के लिए, जैसे हमने प्लांट्स में विटामिन ए की जीन को इंट्रोड्यूस कराया, वैसे ही इनमें कुछ टाइप की मतलब जो दवाइयों को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं कुछ अलग। मतलब हम जैसे एक एग्जांपल है ट्रांसजेनिक एनिमल का, एक रोजी गाय। तो रोजी गाय के अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन डाली गई थी जो कि क्या करती है, मिल्क के अंदर क्वालिटी को इंक्रीज करती है। क्वालिटी जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है उसको, उसकी मात्रा को बढ़ाती है, तो नॉर्मल दूध से ज़्यादा हो जाती है और ऑलमोस्ट 2.4 ग्राम पर लीटर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से रोजी गाय एक एग्जांपल आपको याद रखना है, रोजी गाय, जो कि मैं आपको लिख देता हूँ। पहले तो फर्स्ट सुपर माउस। इसके बाद में रोजी काव, तो उसमें अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन की जीन डाली गई जो कि क्या करती है, मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करती है। जो कि ऑलमोस्ट इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है 2.4 लीटर पर ग्राम। ये आपको डाटा एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि ये सीधा ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है जनरली। वैसे मैं आपको बहुत मतलब इसको तरीके से जो डाटा है उसको साथ में लेते हुए पढ़ा रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आपको स्किप नहीं करना है। इसके बाद में एम्फीसीमा एक डिजीज है जो कि उसमें क्या होता है कि मेनली स्मोकिंग की वजह से होती है। जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उनमें एम्फीसीमा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी एल्वेलाई जो कुपिकाएं होती है उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से गैसों का एक्सचेंज कम हो सकता है। तो वो काफ़ी दिक्कतें आती है। तो इसके इलाज के लिए क्या होता है कि एक अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन होता है, उससे प्रोड्यूस कराया गया जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू एक शीप है ट्रेसी। इस ट्रेसी से जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इससे अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन का प्रोडक्शन कराया गया, जिसके थ्रू हम इस रोग के निदान में इसका मतलब इसका यूज़ करते हैं, इस दवाई का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखना है, जो कि हमने पहले देखा कि क्यों बनाए जाते हैं उन्हें, क्यों जेनेटिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हमें ज़रूरत पड़ी, किस तरह से हम उन्हें यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स के लिए, दवाइयों के मतलब फार्मास्यूटिकल्स के लिए, या फिर इस तरह से कुछ बायोलॉजिकल हमें कुछ सब्सटेंस या कुछ की चीज़ें चाहिए तो उनके प्रोडक्शन के लिए, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है।
तो इसके साथ ही ये वाला पोर्शन भी खत्म होता है। इसमें मैंने मोस्टली सारी चीज़ें मतलब इसमें अटैच कर ही दी हैं। एक तो इसमें वो भी बताया था आपको कि स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए, तो डिजीज़ की स्टडी के लिए देखो काफ़ी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर स्टडी करी जा चुकी है डिजीज़ की, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में डिजीज़ की स्टडी करी जा चुकी है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की डिजीज स्टडी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे की जा चुकी है, कैंसर की। तो इस तरह से कुछ काफ़ी सारे डिजीज़ के स्टडी के लिए भी इनका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके बाद में जो हमारा एक पोर्शन लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचता है वो है एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज का मतलब ये है कि देखो जैसे जब भी कोई पावर हमें मिलती है, जब भी कोई हम इन्वेंशन करते हैं, जब भी कोई हमारी ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट कर सकती है, जो सही पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, तो उन चीज़ों के ऊपर कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, उनको कुछ तरीके से किया जाता है। क्योंकि अगर उनमें कुछ रेगुलेशंस नहीं होंगे या फिर उनमें कुछ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड काम हो सकता है, कुछ लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। जैसा कि आप हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखते हैं, तो उसमें कोई लोग कुछ भी मतलब साइंटिफिक रिसर्च ऐसी करते हैं जिससे बड़ी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट आता है, काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो बायोटेक के थ्रू, तो उसके लिए इस पे मतलब कुछ एथिकल इश्यूज हैं, इस पे एक प्रॉपर वो कमेटी बनी हुई है जो कि अप्रूवल कमेटी है, जो कि देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि बायोटेक में क्या क्या काम चल रहा है और किस तरह किस काम को अप्रूव करना है, किसे अप्रूव नहीं करना है। तो जैसे कि आपको बताया एथिकल इश्यू तो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो जो कमेटी है GESC यानी जेनेटिक अप्रूवल कमेटी, तो ये कमेटी क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ी लॉन्च होती है तो उसकी भी टेस्टिंग होती है, ग्लोबल एनकैप रेटिंग आती है, सब कुछ होता है। उस तरह ही जैसे ही अगर कोई आदमी रिसर्च करता है बायोटेक के अंदर, तो उसे अप्रूवल कराने के लिए इस कमेटी के पास जाना पड़ेगा, और ये कमेटी पूरा एनालिसिस करने के बाद, उसकी रिसर्च को पूरा स्टडी करने के बाद, और उसके सोशल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसके क्या आउटकम्स हैं, उन सबको एनालिसिस करने के बाद में ही अप्रूव करेगी। और अगर यहाँ से अप्रूव होगा तो ही वो चीज़ मार्केट में आ पाएगी, वो आमजन के उपयोग में आ पाएगी। तो इस तरह से इनका रेगुलेशन किया जाता है ताकि कोई मिसयूज ना किया जाए, कुछ और दिक्कतें ना आए। इसके अलावा अगर देखें तो एक आ जाता है कि ये चैप्टर बेसिकली क्या है कि थोड़ा समझने वाला या मतलब ज़्यादा है नहीं, इसको मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर मतलब बताना चाहूँगा कि आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, इसकी पूरी प्रॉपर एक एक लाइन टू लाइन, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो समझाने वाला पोर्शन था वो मैं आपको सारा समझा चुका हूँ। इसके बाद इसमें एक आता है बायोपायरेसी का, जो इसमें क्योंकि मैंने बता दिया एथिकल इश्यूज में क्या आता है। उसके अलावा एथिकल इशू ये भी है कि जैसे मान लो कोई आदमी ने रिसर्च करी, उसने पूरा एक कोई चीज़ रिसर्च करने के बाद में कुछ डिस्कवर करा, एक प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया, लेकिन उसके लेके आते ही कोई आदमी ने क्या किया, उसके प्रोडक्ट की चोरी करी और उसके बाद में उसे यूज़ किया अपने नाम से और उससे अपना मॉनेटरी बेनिफिट करा, यानी कमर्शियल यूज़ किया उसे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो गलत चीज़ है, वो एथिकल नहीं है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए भी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए भी उन पे कुछ रेगुलेशंस हैं। तो उसके लिए बायो पेटेंट्स का एक चीज़ आती है कि भाई जिसने भी इन्वेंशन करा है उसे अपनी चीज़ों को बायो पेटेंट मतलब पेटेंट करवाना चाहिए। पेटेंट में ऐसा होता है कि जो रिसर्चर है, जो जिसने डिस्कवरी करी है, जिसने इन्वेंट किया है, उसके ऊपर उसका पूरा मतलब अधिकार होता है। कोई दूसरा उसके बिना परमिशन के उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या कैसे भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर यूज़ भी करता है तो उसे पूरे क्रेडिट्स देने पड़ते हैं या फिर रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और ये चीज़ों को आपको डिटेल में एक एक लाइन टू लाइन उसमें पढ़ना है। इसके बाद में आता है बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी क्या होता है, पायरेसी ही देख लें अगर, तो जैसे आजकल जैसे आप तैयारी करने वाले लोग हैं तो आप भी पायरेसी करते ही हो कहीं ना कहीं। जैसे कि कहीं ना कहीं से किसी भी कोचिंग का जो मटेरियल है या कोई भी टीचर की पूरी मेहनत है टेलीग्राम पे ऐसी चलती रहती है, यहाँ से फ्री में उठाई बोट के थ्रू इधर उधर से, तो वहीं से पायरेसी को समझेंगे कि होता क्या है। अब पायरेसी होता क्या है कि जैसे डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग यानी विकासशील देश और डेवलप्ड नेशन यानी जो विकसित हो चुके हैं। अब होता क्या है कि जो विकासशील देश है ना, वो उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत है। जैसे कि हमारा भारत देश है, विकासशील देश है, इसके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन रिसोर्सेज उतने ही नहीं है जितने एक विकसित देश यानी अमेरिका यानी चाइना उनमें होता है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोगों में थोड़ी ज्ञान की कमी भी हो सकती है, या फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी होती है उससे हम उसकी उसका ज्ञान नहीं रख पाते, या हम उसे यूज नहीं कर पाते। और ऐसे में जो विकसित देशों वाले लोग हैं वो आते हैं और हमारे उस बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं और उसे अपने नाम पे ले जाते हैं, जो कि होता आया है और होता भी है। जो कि मतलब बट ये चीज़ गलत है, यही पायरेसी होती है कि किसी और की चीज़ का, जिसका अधिकार क्षेत्र किसी और का है उस पर नहीं है, वो उस चीज़ का बिना मतलब नैतिक तरीकों से उसके काम करते हुए अगर उसका अनएथिकल तरीके से उसका यूज़ करे तो वो गलत है। तो इसलिए बायोपायरेसी में क्या है कि उन जो बायोडाइवर्सिटी या फिर जो बायो रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन अगर कोई एमएनसी या दूसरी कंट्री करे, जो कि जिसका कोई उस पर मौलिक अधिकार या फिर उस पर कोई आधिकारिक उस पर रोल नहीं है, तो उससे बायोपायरेसी कहेंगे। इसे रोकने के लिए फिर काफ़ी कमिटीज़ होती है, रेगुलेशंस होते हैं। जैसे केसेस आए हुए हैं पहले भी काफ़ी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर बासमती राइस है। तो बासमती राइस का भी एक केस आया। हम जैसे देख चुके हैं कि बासमती राइस हर कोई खाता है, इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। पर हुआ क्या कि अमेरिका जब आया तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ की बासमती राइस को वहाँ की कोई एक सेमी ड्वार्फ स्पीशीज जो कि मेंशन्ड है प्रॉपर बुक के अंदर, उसके साथ क्रॉस क्रॉस करा के अपनी एक ऐसी स्पीशीज बनाई जो कि कम्प्लीटली फर्जी ही हम बोल सकते हैं। बट उन्होंने इस तरह से कुछ क्रॉस क्रॉस करा के और बासमती राइस का पेटेंट अपने नाम करा लिया। इस लाइन का मतलब ये है कि जब उन्होंने इसका पेटेंट अपने नाम पे कराया, इसका मतलब कि अब हर वो आदमी जो बासमती चावल उगाएगा उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस अमेरिकन कंपनी से। उसके अलावा उसे उसको उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, और उसका आधिकारिक क्लेम पूरा अमेरिका का उस कंपनी का होगा, जो कि गलत है। तो इस तरह से ये फ्रॉड की तरह से ये चीज़ करी गई थी। बाद में इसको हमने काफ़ी केस वेस लड़ा इंडिया ने, उसके बाद में इससे जीता गया, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में 2 लाख के आसपास बासमती की जो मतलब स्पीशी जो किस्में हैं वो हैं। तो ये बहुत पहले से हमारे मतलब पुराणों में इन सब चीज़ों में भी इनका मेंशन किया गया है। चावल तो हर जगह यूज़ हुआ ही है। तो इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया, बट कोर्ट में जाने के बाद में से पूरा इस डिस्प्यूट को सोल्व किया गया था और लास्ट में हम केस जीते भी थे। ऐसे हल्दी के भी केस में हुआ है, नीम के भी हुआ है। तो जो जियोग्राफिकल टैग्स होते हैं उनका काफ़ी मिसयूज़ होता है। तो इस तरह से बायोपायरेसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी काम करती है। जैसे हाल फिलहाल में ही गवर्नमेंट ने एक सेकंड अमेंडमेंट किया था इसी बायो पेटेंट और इस सारे सेगमेंट के अंदर, जिसमें कोई भी कंट्री इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। तो इन दी एंड यही बताऊंगा कि इस चैप्टर में जो जो मैंने बताया ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा आप एक बार आराम से इस पूरे चैप्टर को एक एक लाइन टू लाइन पढ़िएगा। इसके साथ ही हमारा बायोटेक का पूरा पोर्शन खत्म होता है। जो जो बचा है वो हम टूल्स एंड टेक्निक में कवर करेंगे। जैसे पीसीआर बचा है, बायोरिएक्टर बचा है, एलाइजा बचा है। इसके अलावा जो भी टेक्निक्स आएगी उसे हम आगे फर्दर पीजी लेवल के हिसाब से उसे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऑल दो ये लेक्चर 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि पहले 1-2 पार्ट में ग्लिच की वजह से पूरा 1-1 घंटे के लेक्चर ख़राब हो चुके हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरी एनर्जी भी डाउन है, बट स्टिल मैंने पूरा ट्राई किया है कि इसे अच्छे से पूरा कंप्लीट कर पाए। सो थैंक यू एवरीवन। और अच्छे से तैयारी करें और पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें, इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करें। अब ये चैप्टर पूरा एंड हो चुका है। इसके अलावा इसके एमसीक्यू की एक वीडियो अलग से मैं शूट करूंगा, जिसमें हम पूरे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के और इसके रिलेटेड जो भी हैं। थैंक यू। ओके बाय।